जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त वसीम द कोच स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वसीम द कोच में। आप जानते हैं हम बहुत ही बेहतरीन सीरीज पढ़ रहे हैं डियर 2012 से लेकर 2024 तक 2012 टू 2024 तक की सीरीज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन 1 चल रहा है। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 2024 से स्टार्ट किया था, 2022 तक मैंने पढ़ाया था। अब 2020 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2021 में पेपर नहीं आया था, है ना, कोरोना काल था। तो 2020 में 2020 में इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम का पेपर आज सोल्व हम कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव आया था 2020 में, is the unit of electric dipole moment. What is the electric dipole moment? Electric dipole moment is P is equal to 2ql. अब इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव आया है तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है AB, जो कि मेडअप ऑफ होता है -q एंड +q चार्ज का। इक्वल अमाउंट में दोनों चार्ज होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस शॉर्ट होती है जिसको हम 12 लेते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब ये एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई सा भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस ले लो, उन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, product of one charge and short distance between two charge is known as a electric dipole moment, is denoted by P. It is a vector quantity. तो P is equal to फार्मूला बनेगा 2ql या q into 2l। तो इसकी जो यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, और लेंथ है यहाँ पर, लेंथ लंबाई की यूनिट होती है मीटर। तो कुलाम मीटर इसकी क्या होगी डियर, यूनिट होगी। यहीं पर इसका डायमेंशन फार्मूला भी पढ़ लेते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है AT और मीटर का डायमेंशन फार्मूला होता है L। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ATL, यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, फार्मूला हो जाएगा 2QL, डिनोटेट करते हैं इसको हम P से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इतने ऑब्जेक्टिव हम यहाँ से याद रखेंगे क्योंकि ये अगर पूछा गया तो इसके आसपास का बैकग्राउंड हमें याद होना चाहिए। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है द 2020 में जो दूसरा ऑब्जेक्टिव आया है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो ऑप्शन है 1.33, 1.53, 2.51 और 1.0। आंसर आएगा माय डियर 1.33। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्योर वाटर का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्योर वाटर। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से समझाना चाहूंगा। एक विकी की बॉल आती है, टेनिस बॉल जिसको अपन बोलते हैं, विकी की बॉल आती है ग्रीन कलर की। उसके ऊपर रुआ जो होता है, ग्रीन कलर का जो रुआ होता है, वो सपोज करो चार्ज है। तो एक स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर पूरे इंटायर सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट है ना। ये एक स्पेरिकल बॉल है मेरे पास में, इसके जो रुआ इसके ऊपर होता है वो अपने लेट सपोज वो पूरा का पूरा चार्ज है। और आप देख रहे हैं कि क्या वो रुआ, जब वो बॉल फुटती है, फुटकर अपन देखते हैं, जब उसकी फुटी हुई बॉल देखते हैं तो अंदर कोई भी रुआ नहीं होता, अंदर कोई भी ग्रीन पार्ट नहीं होता, मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। इस तरह से जब किसी स्पेरिकल कंडक्टर की या किसी भी कंडक्टर की अपन बात करते हैं तो उसके इनसाइड चार्ज अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो। वो नेक्स्ट लेसन में आएगा। इसके बाद 2020 में क्वेश्चन आया है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वापस यही चीज आई है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है मेरे लिए। 2012 से 2024 में कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है डियर, स्टार्ट कहां से करेंगे? तो जो मैं बोल रहा हूं वही हमें थ्योरी में लिखना होगा, है ना। और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरी, वो कहाँ से प्रेफर कर रहा हूँ मैं? तो प्रबोध की बुक आती है, नवबोध की बुक आती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, है ना, शिवलाल की बुक आती है, वो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा इसको ताकि अच्छे से समझ में आए। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विच इज मेड अप ऑफ +q एंड -q चार्ज। +q और -q चार्ज से मिलकर ये बना है। इसका मिड पॉइंट O है, इनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस 12 होती है। तो O से B तक की डिस्टेंस L होगी ये वाली, और O से A तक की डिस्टेंस L होगी ये वाली। वी आर डूइंग अ कोएक्सियल पोजीशन, है ना, इसी को ब्रॉडसाइड पोजीशन भी कहते हैं, एक और नाम है इसका।
तो मिड पॉइंट ओ से इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अ पॉइंट P इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस r। पॉइंट O से r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट P प्रेजेंट है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, समझ में आया इतना? अब आगे बढ़ेंगे तो इस डायग्राम को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। हमने P को B से मिलाया, P को A से मिलाया। ध्यान रहे ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आएगी, इधर वाली भी इधर वाली भी। ये जो डिस्टेंस है मेरे पास में ये वाली r है, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास नहीं है, इसको हम AP और PB के नाम से बोलेंगे। इस पॉइंट P पर क्या होगा यहां पर समझना होगा। देखो अगर प्लस क्यू चार्ज की बात करें तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी लगेगी और माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी पॉइंट P पर इंटेंसिटी लगेगी। तो पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी आएगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो प्लस क्यू चार्ज से जो फील्ड लाइन होती है वो आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ निकलेगी। तो इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन जाएगी आगे, तो मुझे इसको E1 लेना होगा, मैं इसको E1 से कैरी करता हूँ। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में जा रही है, A से P डायरेक्शन में आउटवर्ड। अब यहाँ पे ये जो E1 है यहाँ पे मुझे स्प्लिट ऑफ वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास 11 में जिसको लगाना होगा, और उसको हम राइट हैंड से यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक मेरा वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे इस तरह से हाथ रखना है कि ये मेरा वेक्टर इस हाथ के बीच में आ जाए और मेरी फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है और अंगूठा इस डायरेक्शन में आ रहा है। फिंगर मेरी ऊपर जा रही है और अंगूठा मेरा इस डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने थीटा लिया और जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उधर कोस थीटा आता है, और जिस डायरेक्शन में थीटा नहीं होगा उसमें साइन थीटा आएगा। तो इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, वेक्टर E1 को E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा। इस तरह से हमने एक वेक्टर E1 था जिसको दो वेक्टर में स्प्लिट किया है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी P पर लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन इंटर करती है ना, तो इस डायरेक्शन में आएगी, डायरेक्शन PB की तरफ होगी। अब ये जो डायरेक्शन है मेरी किसकी है, E2 की, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ E2 P से B की ओर है, तो मुझे हैंड को इस तरह से रखना होगा, इस तरह से। तो मेरी हाथों की लाइन इस तरफ जा रही है और अंगूठा नीचे आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में मेरा एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट अगेन मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा। थीटा में दोनों के बीच में लूंगा यहाँ पर, तो ये जो थीटा होने की वजह से इधर का जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जा रहा है इसका नाम हो जाएगा E2 sin थीटा। तो जो स्प्लिट हमने किया इससे हमें एक कंपोनेंट मिला E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में मिला है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। जो जो मैंने बोला ये सब लिखना है थ्योरी में। तो आप देख पा रहे हैं कि E1 sin थीटा ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और E2 sin थीटा नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है एक दूसरे के, जिस वजह से E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बनेगी हमारी वो किसकी वजह से बनेगी, इसकी वजह से। तो मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे आया हूं जिसका फॉर्मूला रहेगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे जरूरत है E1 की और E2 की। अब E1 और E2 किसकी वजह से लग रहा है डियर, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो मुझे लिखना होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, तो वो होगी E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। पर आर मेरी एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे चार्ज से डिस्टेंस लेना है। प्लस क्यू चार्ज मेरा प्रेजेंट है किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो ए से पी तक की डिस्टेंस मुझे लेना है, क्योंकि ओ से आर की डिस्टेंस तो आर है, ओ से पी की डिस्टेंस आर है, जो कि मैंने यहाँ ली है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फार्मूले में है पुराने वाले में। तो ए से पी की डिस्टेंस मेरे लिए एक्चुअल रहेगी, तो मुझे यहाँ लेना होगा ए से पी की डिस्टेंस, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ एपी, मुझे यहाँ पर ये लिखना है।
ठीक है, मेरे पास अभी एपी की वैल्यू नहीं है, बाद में निकालेंगे। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या हो गई, सेकेंड। बुक में ये वैल्यू पहले रखी है, ये बाद में रखी है, डजंट मैटर, है ना। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, लेकिन आर मेरा नेगेटिव चार्ज मेरा बी पर रखा है, तो बी से पी की डिस्टेंस बीपी का स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ पी से बी की तरफ, पीवी वेक्टर। यहाँ पे मैं जो लाइन मैंने बोली वो लिखनी है, लिख देता हूं मैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक FEILD फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, सेम की सेम लाइन यहाँ पर भी आई है, ठीक है ना। तो मुझे A1 और A2 की वैल्यू निकाल ली, जो कि मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मेरे पास में, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिखेंगे टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये अकॉर्डिंग टू बुक हो गया। अब मुझे एक चीज पता है कि मेरे पास जो डिस्टेंस है AP की वो PV के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर है। और डिस्टेंस का इतना बड़ा खेल है यहाँ पर कि डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से दोनों की इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से इंटेंसिटी E1 बराबर हो जाएगी किसके, E2 के। तो मैं इस E2 की जगह पे क्या रख दूंगा, E1। तो फार्मूला मेरे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। E1 cos थीटा E1 cos थीटा आपस में जोड़ के बनेगा E इज इक्वल टू 2 E1 cos थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई। सेकेंड इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये पूरा अकॉर्डिंग टू बुक हो गया। अब मुझे यहाँ पर जरूरत है E1 की वैल्यू की और cos थीटा की, तो वहां से ये अभी अपन ने E1 की वैल्यू, अब दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू रख लो, दोनों सेम आ जाएगी। तो मैं E1 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ और cos थीटा की वैल्यू मुझे निकाल के इस वैल्यू में डेरिवेशन में पुट करना है। चले, तो सबसे पहले E1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी, और साथ में कौन है, cos थीटा। ठीक, ये वैल्यू मेरे पास में आई। अब मुझे यहाँ किन किन वैल्यू की जरूरत है, AP की और cos थीटा की। तो सबसे पहले मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे एक ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल कौन सा भी ले सकते हैं, बट मैंने कौन से वैल्यू रखी है यहाँ पर AP की, तो मैं वो वाला ट्रायंगल लूंगा जिसमें AP आए, APO या AOP, क्योंकि एंगल O पर 90 डिग्री है। तो मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल AOP, जिसमें एंगल O पर 90 डिग्री है, जिसकी वजह से मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाऊंगा, जिससे मुझे cos थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो cos थीटा इक्वल टू पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो वैल्यू होती है बीच वाली, ये cos थीटा की होती है, ये sin थीटा और ये tan थीटा। तो मुझे cos की चाहिए, तो B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B/H cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B फॉर बेस, बेस की वैल्यू मेरे पास कितनी है, OA, जो कि मेरे पास L है, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट L। और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, AP, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AP। ओके, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, cos थीटा की। नाउ पुट इट इनसाइड द इक्वेशन। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, L अपॉन AP। ये AP और AP बेस सेम हो गया, तो पावर जुड़ जाएगी। E इज इक्वल टू 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP की पावर 3। नाउ मुझे वैल्यू चाहिए AP की, तो अब AP की वैल्यू मैं निकाल लूंगा और इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा।
मुझे एक चीज और दिख रही है 2QL, और 2QL क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय P। तो P इज इक्वल टू कितना होता है? 2QL। वैल्यू P की भी पुट करेंगे और मुझे चाहिए AP की वैल्यू आल्सो। तो एक ट्रायंगल वापस लूंगा, जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लिया था उसी को लूंगा, AOP में एंगल O पर 90 डिग्री है, इसलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा बाय PGT, जिससे मुझे AP की वैल्यू मिल जाएगी। तो बाय PGT H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा AP है, परपेंडिकुलर मेरे पास में R दे रखा है और बेस मेरे पास में L है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर जिसको मैं R बोलूंगा और ये मेरे पास बेस है जिसको मैं L बोलूंगा। ठीक है डियर, ये मेरे पास वैल्यू आ गई AP स्क्वायर की। तो स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, या फिर एक काम और कर सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 1/2, क्योंकि पावर उधर जाएगी तो बटे में हो जाएगी, एक के बटे में, मतलब इसको रूट भी बोलते हैं। ये वैल्यू क्यों रखी? ताकि यहाँ पर मुझे आसानी हो जाए AP की वैल्यू रखने में। नाउ पुट द ऑल द वैल्यू इनसाइड इट। E इज इक्वल टू 2QL की जगह क्या रखा? P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AP की जगह क्या वैल्यू रखी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 और इसकी होल पावर कितनी है? 3। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। Now I am neglecting the IL because R is a very greater than to the length short length L। तो हम यहाँ पर L को नेग्लेक्ट कर देंगे। E is equal to P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R की पावर 2 की होल पावर 3/2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। E इज इक्वल टू बचेगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इंटेंसिटी आएगी। अब कल की इंटेंसिटी और आज की इंटेंसिटी में फर्क है 2 का। वहां पर जब हमने एक्सियल पोजीशन में जब हम इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसका फार्मूले में 2 का मल्टीप्लाई आता है। तो इस चीज को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ कोएक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम ऑफ अ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ कोएक्सियल पोजीशन। तो कोएक्सियल पोजीशन की जो इंटेंसिटी आती है उसका 2 टाइम होती है एक्सियल पोजीशन की इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। रिमेंबर इट। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमने जो किया, ये 2020 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद 2019 हम स्टार्ट कर देंगे। अब जो है क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत सारे कर चुके हैं, तो धीरे धीरे अब बहुत स्पीड में ये लेसन खत्म, मतलब ये चैप्टर खत्म होने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब स्टार्ट हम कर रहे हैं 2019, जिसमें ऑब्जेक्टिव आया है डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज। माय डियर, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज क्यू होता है, मुझे पता है फार्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू मेरा चार्ज होता है, टी को ऊपर ले आता हूँ, आई टी इक्वल टू क्यू। आई इज करेंट, करेंट का डायमेंशन फार्मूला एम्पियर होता है ए, और टी का डायमेंशन फार्मूला टी ही होता है। तो फार्मूला होता है डायमेंशन फार्मूला चार्ज का कितना? AT। मैंने निकालना बता दिया आपको। ठीक है, और यूनिट कितनी होती है? कूलम। उसका 2019 में दूसरा ऑब्जेक्टिव आया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जस्ट पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 कूलम या फंडामेंटल चार्ज। नेक्स्ट है, राइट द गॉस लॉ फॉर क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रूव इट। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, गॉस थ्योरम आई है, गॉस थ्योरम को हमें लिखना है और प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन आया है 2019 में। प्रूफ करते हैं डियर। सबसे पहले गॉसियन सरफेस हमें चाहिए। व्हाट इज द गॉसियन सरफेस? द गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज्ड सरफेस। ओके, एवरी क्लोज्ड सरफेस इज नोन एज अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो लेट सपोज इट इज अ गॉसियन सरफेस, सेंटर इज O, रेडियस इज R, अ पॉइंट P प्रेजेंट इज हियर, है ना। तो मुझे इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मुझे इसमें एक स्मॉलेस्ट सरफेस लेना होगा, एक शॉर्ट सरफेस लेना पड़ेगा या शॉर्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा, जिसका एरिया वेक्टर कितना आएगा? ds, और एक प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है पॉइंट O पर। जो मैंने बोला वो सब हमें लिखना है। तो मुझे गॉस थ्योरम प्रूफ करना है। गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए माय डियर, उसका पहले मैं प्रूफ कर दूं, फिर उसका स्टेटमेंट बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे लाना क्या है? तो फाई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लिखते हैं क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस थ्योरम है, ये इसका फाइनल स्टेटमेंट जो रिजल्ट निकल के आएगा वो है। हमें ये लेकर आना है
इसको लाने के लिए हमें फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है ds, जो स्मॉल सरफेस ली है, उसमें प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड लाइन इंटर करेगी, जिसकी वजह से फ्लक्स आएगा। अब वो स्मॉल फ्लक्स आएगा क्योंकि स्मॉल सरफेस है, तो डी फाई इज इक्वल टू आएगा ई डॉट डी एस, और इसके ऊपर वेक्टर आएगा। वेक्टर साइन रिमूव करेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा आएगा। कल पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था यहाँ पर थीटा के बारे में कि कौन सा एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो थीटा होता है कोस थीटा, वो थीटा की जो वैल्यू होती है वो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच की होती है, जो कि यहाँ पर अगर वो परपेंडिकुलर सरफेस रखी है तो उसका एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0 डिग्री, जो कि एरिया वेक्टर ds मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ना कि सरफेस के बीच का, ये चीज ध्यान रहे। तो डी फाई ई इजकल टू कितना आएगा ई डॉट डी एस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। डी फाई इजकल टू कितना आ गया ई डॉट डी एस। मुझे यहाँ पर मिला है स्मॉल फ्लक्स, मुझे टोटल इंटायर सरफेस से फ्लक्स चाहिए, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, डी फाई ई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। नाउ माय डियर, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई ई, और ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस हमारे पास बचेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में ई आ रहा है, ई की वैल्यू यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास में रखा है, जो कि कितना होगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। और इंटीग्रेशन जो ds होता है वो एक TSA ऑफ स्पेयर है। क्या है TSA ऑफ स्पेयर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो गासी सरफेस जो ली है वो स्पेरिकल ली है, तो TSA ऑफ स्पेयर ds जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ds की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू बनेगा q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गाउस थ्योरम है। स्टेटमेंट बता देता हूँ, गाउस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि अ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, एक चार्ज है जो एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर, गासियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, तो उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है प्रेजेंट चार्ज के। Total electric flux phi E is equal to the 1/epsilon naught time to present charge inside the closed surface. This is the Gauss theorem. Okay. देखा है what is the electric field intensity at a distance r due to point charge. तो उसका ऑप्शन लिखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r स्क्वायर, इज सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r की पावर 3, और नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन आए हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो फार्मूला है मेरे पास में इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। तो ये वाला आंसर मेरा सही होगा। क्वेश्चन समझ में आया था डियर? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसका फार्मूला आंसर आएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r स्क्वायर। 2018 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया है द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम भी तो होता है, यही तो आंसर आएगा इसका भी। 2018 में वापस एक्सियल पोजीशन हमसे पूछी गई है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल और फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन, ये क्वेश्चन आया है। तो हम इसको जस्ट पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं, है ना, और यही इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम टू सेम क्वेश्चन रिटर्न हुआ है 2018 में। 2017 स्टार्ट कर रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू 1 कूलम चार्ज इज, इसकी वैल्यू है 1.1291011। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू एनर्जी, है ना, तो एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस का P cos थीटा, माइनस P cos थीटा, ये इसका आंसर आएगा। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो U इज इक्वल टू माइनस का P cos थीटा आएगी। ठीक है, राइट डाउन द गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट
इटसेल्फ 2017 में अगेन गाउस थ्योरम पूछी गई है, ठीक है। 2016 में 2016 में एक भी क्वेश्चन लेसन 1 से नहीं आया है, ना ही ऑब्जेक्टिव आया है। 2015 में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा था, तो ऑब्जेक्टिव है ये, और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर जो होगा वो होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक मैच द कॉलम आई थी, तो इस तरफ लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगले उसके नेक्स्ट कॉलम जो दो को सेक्शन होते हैं, कॉलम ए कॉलम बी, तो इस तरफ लिखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी तरफ इसका आएगा यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आया राइट द गॉस थ्योरम अगेन, फिर से 2015 में रिटर्न हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, गॉस थ्योरम का अभी हाल करवाई है मैंने इसको। 2014 में क्वेश्चन आया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मैच द कॉलम में आया है। मैच द कॉलम में एक तरफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखा था और एक तरफ फार्मूला लिखा है प्लस माइनस एनी, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है प्लस माइनस एनी। यहाँ पर इसको पूरा डिटेल समझा देता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है, जहां पर E फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होता है और N एक इंटीजर होता है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन होता है। तो यहाँ पर चार्ज के बारे में बताया गया है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर इन अ वन फॉर्म, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द मल्टीपल ऑफ, in a integer multiple of basic fundamental unit of charge is known as a quantization of charge, जहां पर E की वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि चार्ज जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन के रूप में ट्रांसफर होगा, ये कभी भी आधा ट्रांसफर नहीं होगा, कभी भी पॉइंट में ट्रांसफर नहीं होगा, इस तरह से इन फॉर्मेट में ट्रांसफर नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर या इंटीजर नंबर में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे होल नंबर नहीं बोल सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर यही है, और एक भी ट्रांसफर नहीं होता, जीरो आंसर आएगा। 2014 में ये बस एक ही ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट मेरे पास में 2013 स्टार्ट होता है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगेन वो जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E is directly proportional to the 1 upon r, E is inversely proportional to the 1 upon r square, E is inversely proportional to the 1 upon r की power 3 or none। तो what is the answer will be, E is inversely proportional to the 1 upon r square। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आया है व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द यूनिट और डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिटेल में नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर सरफेस, number of field line passing through the perpendicular surface which is situated inside the uniform electric field is known as the electric flux। It has a two type, positive electric flux and negative electric flux। When field line enter in the perpendicular surface is known as a negative electric flux। When field line get outside from the perpendicular surface is known as a positive electric flux। इंटर करेगा तब नेगेटिव है, बाहर निकलेगा तब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसका फार्मूला होता है phi इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, वेक्टर का साइन आता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर ई डॉट डी एस cos थीटा आएगा। इसकी यूनिट हम बात करेंगे न्यूटन पर कूलम, ये ई की यूनिट है, और डी एस मतलब एरिया, तो एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट बनेगी। डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी की पावर माइनस 2 होता है, मीटर का डायमेंशन फार्मूला एल होता है लेकिन पावर 2 होने की वजह से 2 आएगा, कूलम का डायमेंशन फार्मूला होता है 80। मिला के लिखेंगे तो एल और एल की पावर 2 हो जाएगा, एल की पावर 3, एम एल की पावर 3, टी की पावर माइनस 3। क्यों आया, क्योंकि टी नीचे से ऊपर गया है तो माइनस का होगा, ऊपर प्रोबेबिलिटी माइनस 2 है, एक और जुड़ जाएगा माइनस का 3, एल नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस 1 आएगा, तो एम एल टू टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस 1 इसका डायमेंशन फार्मूला बनेगा। ठीक है, इसके बाद में अगेन जो क्वेश्चन आया 2013 में, राइट द कूलम्ब फ्लो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ये इस तरह का क्वेश्चन है ना, मतलब कूलम्ब स्केल लॉ हमें, कूलम्ब इनवर्स स्केल लॉ हमें डिराइव करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, जो कि हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। 2012 में एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं आया है। 2016 और 2012 दोनों में ही लेसन 1 से ना तो ऑब्जेक्टिव आए हैं ना ही क्वेश्चन आया, तो कभी कभी इस तरह से भी होता है कि पूरा का पूरा लेसन छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हर ईयर के बार बार। तो आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, आपको ये सीरीज पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो आप जानते हैं बेहतर तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन 2 में।
भाई इसी सीरीज के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जय हिंद।